राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या पर आक्रोश की आवाज बुलंद हो गई है। करौली पर इंडिया टीवी की कवरेज लगातार जारी है। हम इस खौफनाक वारदात का हर पहलू आपके सामने रख रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बता दें, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने करौली में पुजारी की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है। इसके अलावा बाड़मेर गैंगरेप को लेकर भी दोनों मुद्दों के पर चर्चा हुई है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में। राज्यपाल ने राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें, इन दोनों ही खबरों को इंडिया टीवी ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया, सबसे पहले दिखाया और अब इंडिया टीवी ने इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी मुहिम छेड़ी है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पवन नारा जुड़े हुए हैं करौली से। पवन, आप ये बता रहे थे कि कुछ पुलिसिया अमला नजर आ रहा है, ये क्या है? क्या आपको ये लग रहा है कि विधायक यहाँ पर आने वाले या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया टीवी लगातार आवाज उठा रहा है, जरूर यहाँ कोई ना कोई अधिकारी आने वाला है, इसीलिए पुलिसिया अमला आया है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में गरीब की भी कीमत होती है। गरीब और इंसानियत की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कम से कम दबे कुचले की आवाज़ को उठाना हमारा फर्ज है। और सोचिए कि क्या एक गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर यही सब कुछ किसी रसूखदार के साथ हुआ होता तो क्या पुलिस की गति इतनी ही होती? और जिस गति से पंडित जी के शव अगर जेब में पैसा होता है ना तो दुनिया सलाम करती है। आज स्थिति वही है, जिसकी जेब में पैसा है उसे दुनिया सलाम कर रही है। उसके लिए तुरंत नेता से लेकर अभिनेता से लेकर और पुलिस प्रशासन तक सब सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब मुद्दा होता है किसी निर्धन का, किसी गरीब का, तो वही आंखों पर पट्टी और मुंह पर सुई से सिलाई कर देते हैं। बिल्कुल, एक बार परिवार की स्थिति आपको दिखा देते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो माताजी की हालत ऐसी हो गई कि वो बैठने की स्थिति में नहीं है, बेहद कमज़ोर हैं। परिवार में 6 बेटियां हैं, 2 बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, एक बेटा जो मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं है, विकलांग बताया जा रहा है। अब सोचिए इस परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। ये वो परिवार है जो गांव से आटा दान में लेकर अपना जीवन यापन करता था, और वो अगर मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, वो गलत थोड़ी है। कम से कम कोई सुने तो सही। अब ये झोपड़ी देखिए, झोपड़ी भी कम से कम कई साल पहले बनी होगी, उसके नीचे एक तिरपाल है। अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित जी के घर की हकीकत क्या है। और ये हकीकत इसलिए आपको देखनी चाहिए क्योंकि हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और अगर परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है और हम उसका समर्थन कर रहे हैं तो कम से कम देखना चाहिए कि क्या गरीब की कोई वैल्यू नहीं है लोकतंत्र में? क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? और क्या एक गरीब जो ब्रेड अर्नर है, यानी मुख्य कमाई करने वाला है, वो जब तक जिंदा था तब तो समझ में आ रहा है, वो नहीं है तो कैसे गुजारा होगा? देखिए, आधा कट्टा आटा, ये 4 बर्तन, 1 संदूक, 4 कपड़े, ये इस झोपड़ी की हकीकत है। भगवान की एक तस्वीर है, और ये वो पंडित जी हैं जिनको गांव में पूजा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो गांव के पुजारी थे, उनको जोतने के लिए 13 बीघा जमीन दी गई, और उसी को लेकर ये सारा विवाद हुआ। और इस झोपड़ी में एक दिया है और पंडित जी का पार्थिव शरीर है। जो कफन ऊपर उड़ाया गया है वो भी साबुत नहीं है, वो फटा हुआ है, और उनके पार्थिव शरीर को न्याय का इंतजार है। सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर प्रशासन को दिखाई नहीं देती? क्या ये तस्वीर प्रशासन के लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या गरीब प्रशासन को या सरकार को तभी नजर आता है जब चुनाव हो? और क्या अगर गरीब न्याय की मांग करे तो आंख और कान बंद कर लेने चाहिए? क्योंकि सवाल इसलिए कि लगातार हम सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के देखने के बाद, आवाज उठाने के बाद अभी तक सरकारी अमला नहीं पहुंचा है। हम नहीं हैं। उधर देखिए जरा, सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं, कुछ विपक्षी दल भी पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक सत्ताधारी ना पहुंचे
जो सत्ताधारी वोट मांगकर सत्ता तक पहुंचते हैं, वो अगर गरीबों की आवाज नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? और ये हमारा फर्ज है कि हम गरीबों की आवाज को बुलंदी से उठाएं ताकि हुक्मरानों के कानों तक वो आवाजें पहुंच सकें। और सवाल ये है कि क्या एक गरीब जो मेन ब्रेड अर्नर है, यानी मुख्य कमाने वाला है, वो चला जाए तो क्या उसे मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? आपने पवन थोड़ी देर पहले ये बोला, निवास स्थान जी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला कि हर एक वोट जरूरी होता है। उस वक्त जब चुनाव होते हैं ना पवन, तब तो हर एक वोट जरूरी होता है। हर घर पे भी नेता जाता है, घर घर दस्तक करता है, उसके बाद वोट मांगता है। लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं, जब वो जीत जाता है, उसके बाद तो आया राम और गया राम, किसी की सुध नहीं लेता नेता। और आज वही हालत प्रशासन की भी है इस गांव में, तो कम से कम यही दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मांगों में से 3 मुख्य मांगे अगर आप देखते हैं, पहली मांग है न्याय की मांग। क्या पीड़ित का न्याय मांगना गलत है? क्या जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने पंडित जी को जिंदा जला दिया, उनकी गिरफ्तारी की मांग गलत है? जब पूरा गांव जात धर्म लिंग भेद सब भुलाकर पंडित जी के दुख में शामिल है और यहां मांग कर रहा है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, तो क्या ये मांग गलत है? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आर्थिक सहायता। हमने उनके आर्थिक हालात दिखा दीजिए। ये पंडित जी कहने के लिए ऊंची जात के थे, लेकिन अगर वो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, सोचिए अगर यही किसी दलित परिवार से होते तो यहां दलित हितैषी बनकर दुनिया दौड़े चली आती। तो क्या अब इस स्तर पर आ गए हैं हम कि आपको किसी एक विशेष धर्म या जाति का होना चाहिए अगर आप सरकार से कोई अनुकंपा या कंपनसेशन चाहते हैं? तो ये सवाल इसलिए भी क्योंकि यहाँ गांव सबसे अच्छी तस्वीर हमें देखने को मिली कि यहाँ जात धर्म क्षेत्र गांव छोड़कर जो भी यहां पहुंचा है वो ये कह रहा है कि पंडित जी के साथ गलत हुआ, अधर्म हुआ है, 7 पीढ़ियों का कलंक लगा है। लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। रही बात जमीन के पट्टे की, तो ये वो जमीन है जो 100 दानकर्ताओं ने पंडित जी के परिवार को पहले ही दे दी है। अनुरोध सिर्फ इतना है कि पंडित जी और उनके परिवार वालों के नाम ये पट्टा परमानेंट कर दिया जाए। इसमें जमीन सरकार को नहीं देनी है, लेकिन सरकार उतनी सी कागजी कार्रवाई के लिए भी तैयार नहीं है, मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि नामजद 6 आरोपी थे, तो 5 आरोपी अभी भी बाहर हैं। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात कि सरकार जानबूझकर कुछ देखना नहीं चाहती, या सरकार इतनी बहरी हो चुकी है कि वो लोगों की आवाज सुनना और समझना नहीं चाह रही। कहा जाता है कि राजनीतिक दल रोटियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया था। उन्होंने घटना को बहुत निंदनीय बताया था, दुखद बताया था, कहा कार्रवाई भी हो रही है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जब इतना शोक वो जता रहे हैं तो क्यों नहीं अपने विधायक से वो एक बार कहते कि आप आइए, इस गांव में जाइए, आपकी जिम्मेदारी है इन गांव वालों के प्रति। ना धर्म, ना जात, ना पात, ना ऊंच, ना नीच, आपकी जिम्मेदारी तो आम लोगों के प्रति है। आप जाके अपनी जिम्मेदारी निभाइए। पर क्यों नहीं आते एमएलए साहब, क्यों नहीं आते अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी भी इन गांव वालों के प्रति है? काश नेता जितनी आसानी से 140 कैरेक्टर्स के ट्वीट टाइप कर देते हैं, उतनी ही आसानी से न्याय के आदेश दे पाएं, कंपनसेशन दे पाएं, या जो गरीबों की जरूरत है उसे पूरी कर पाएं। क्योंकि पब्लिक पोस्चरिंग एक है, ग्राउंड एक्शन दूसरा है। और इंडिया टीवी इसलिए भी ज्यादा यहां पहुंचा है क्योंकि ये पंडित जी के साथ अन्याय हुआ, ये पूरा गांव मान रहा है, सारी जनता मान रही है। आप सोचिए, पंडित जी के झोपड़ी में यहां महिलाएं बैठी हैं, आप देखेंगे बुजुर्ग, बच्चियां सब शामिल हैं, और ये किसी एक धर्म एक जात की नहीं, सब हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो पगडंडी पे बहुत सी महिलाएं दूर बैठी हैं क्योंकि झोपड़ी में जगह कम है, यहां ज्यादातर महिलाएं नहीं आ सकती। इस झोपड़ी में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है। सोचिए, गांव में सारा बाजार आज इसलिए बंद है क्योंकि पंडित जी की हत्या हो गई। गांव के बुजुर्ग, वही बुजुर्ग जिन्होंने जमीन दान में दी थी, वो इस बात को लेकर परेशान हैं, कह रहे हैं कि जो काम पुण्य के लिए किया था आज हमारे गांव पर कलंक हो गया। लेकिन
ये कलंक सिस्टम पर भी है, ये कलंक सरकार पर भी है, ये कलंक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की एक टाइमलाइन समझिए। 1 महीने पहले यहां पंचायत की गई और पंचायत में सभी ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि जिस जमीन पर इस वक्त हम खड़े हैं, जो 13 बीघे कच्ची और पक्की मिलाकर जमीन है, इस जमीन पर पंडित और उनके परिवार का एकाधिकार है, कोई इसका अतिक्रमण नहीं करेगा। आरोपी कैलाश मीणा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, तो सभी पंचों ने कहा कि आप अपने 100वें हिस्से की जमीन ले लें। अगर आप उस परिवार से हैं और आप दान नहीं देना चाहते तो 100वें हिस्से की जमीन ले लें, लेकिन बाकी जमीन इनको दे दें। और इसका आश्रय पत्र एक पटवारी को भेजा गया और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंगई का आलम देखिए कि पंचायत ने जब फैसला किया कि आप ऐसा कीजिए तो भी उन्होंने नहीं माना और नौबत यहां तक आ पाई कि पंडित जी का यहां जिंदा जला दिया गया। उनका इलाज हुआ लेकिन वो नहीं बच पाए, लेकिन जाते जाते वो हकीकत जरूर बयां कर गए। पंडित जी के हकीकत बयां करने के बावजूद की स्थिति ये है कि पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्मदाह बताने की कोशिश की, वो भी तब जब उन्होंने ऑन कैमरा बताया कि किसने उन्हें आग लगाई। सोचिए, जब पुलिस डाइंग कन्फेशन के आधार पर नहीं काम कर पा रही है तो क्या ही उम्मीद की जाए। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है और यहां प्रशासन की तरफ से 2 एम्बुलेंस पंडित जी के शव को जयपुर से यहां 1.5 घंटे में एस्कॉर्ट करके लाती हैं। पंडित जी को झोपड़ी में उतारा जाता है और यहां से प्रशासन गायब। फिलहाल पंडित जी को आप इन लोगों से पूछिए कि 2 बजे तक की मोहलत दी है, अभी 12:40 हो रहे हैं, कुछ समय और ये इंतजार करेंगे और फिर इनका अगला कदम क्या होगा, इनकी क्या मांग है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, हमने बात की है क्योंकि महिलाएं हैं और वो परेशान हैं, ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अगर 2 बजे तक प्रशासन उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं करता है तो वो पंडित जी के पार्थिव शरीर को लेकर एक बार फिर जयपुर जाएंगे। वो जयपुर, वो राजधानी जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाए जाते हैं, उनके इलाके से या कहें कि राजधानी से अंतिम संस्कार के लिए तुरंत उनके पार्थिव शरीर को यहां भेज दिया गया। और अब परिवार कह रहा है कि 2 बजे तक अगर कुछ नहीं हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को लेकर वो दोबारा जयपुर जाएंगे, ताकि जिस सत्ता को, जिस हुक्मरानों को यहां ग्रामीण इलाके में रखे हुए पंडित जी के पार्थिव शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम उनकी आंखों के सामने उनके पार्थिव शरीर को रखा जा सके। इधर आप घूमेंगे तो ये पंडित जी के भाई का मकान है, उनकी स्थिति भी आप देख लीजिए। यहां पे भी झोपड़ी है और यहां बुजुर्ग, बच्चे, आसपास के लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और इन सब की मांग है। तो कम से कम अगर सबसे पहले इंडिया टीवी ने इस मांग को पूरे देश तक, राजस्थान की सरकार तक पहुंचाया है और जब तक ये मांगे नहीं पूरी होती, जब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होता, पीड़ित परिवार की आवाज को हम इसी तरह उठाते रहेंगे। पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, होंगे फौरन हाजिर।